हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद रतिका। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइबर और फैब्रिक में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं और कौन से फाइबर्स हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फाइबर क्या होते हैं? नेचुरल या आर्टिफिशियल सब्सटेंस से बनने वाला जो थ्रेड होता है दैट इज़ नोन एज फाइबर। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, वूल होता है ना, राइट। वूल का एक आप छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, तो उसमें आपको साइड में छोटे छोटे ऐसे रेशे दिखाई देंगे, राइट। तो दीज आर नथिंग, दीज आर जस्ट फाइबर्स। तो बहुत सारे फाइबर्स को मिलाकर एक लंबी सी यान बना ली जाती है, ठीक है। फाइबर से बनाते हैं यान और उसके बाद यान को कन्वर्ट कर देते हैं फैब्रिक में। फैब्रिक मतलब जो भी ड्रेसेस हम पहनते हैं उनके लिए जो कपड़ा यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज फैब्रिक। तो बेसिकली दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब ही होता है कि नेचुरली जिसको हम ऑब्टेन करते हैं, मतलब फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्लास 7th में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट नेचुरल फाइबर्स एंड इन क्लास 8th वी विल डिस्कस अबाउट दी आर्टिफिशियल फाइबर्स। फाइबर से बनने वाली चीज़ें सिर्फ यही नहीं कि क्लोथ्स के लिए ही उसको यूज़ करते हैं, फाइबर से हम फैब्रिक भी बनाते हैं, स्कार्फ बनाते हैं, कारपेट्स हो गए, रोप्स, नेट्स, बेल्ट्स, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम बनाते हैं फाइबर से, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करने का। तो सबसे पहली बात है वूल है, ठीक है, सिल्क है। ये दोनों कहाँ से आते हैं? ये एनिमल से आते हैं। कौन से एनिमल्स, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लांट से कौन से फाइबर्स मिलते हैं हमको? कॉटन हो गया, जूट है, ये सब हमको प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें वूल एंड सिल्क में एग्जांपल गिवन है। वूल मतलब वो वाले फाइबर जो कि हमको मिलता है फ्लीस से। फ्लीस मतलब हेयर ऑफ शीप और याक, ठीक है। ये जो एनिमल आपको दिखाई दे रहा है, इसके जो हेयर हैं इन्हीं को हम कहते हैं फ्लीस। इस पर एक बहुत शॉर्ट में, वन वर्ड में या वन सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ फ्लीस, तो आप बहुत ही शॉर्ट में इसका आंसर दे सकते हैं, द हेयर ऑफ शीप और याक इज़ नोन एज फ्लीस विच इज़ यूज टू मेक वूल। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है सिल्क फाइबर, जिसको हम बनाते हैं सिल्क वॉर्म से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनिमल फाइबर्स में वूल एंड सिल्क। तो सबसे पहले यहाँ पे वूल आता है। वूल कहाँ कहाँ से मिलता है या किन किन एनिमल से हमको मिलता है? शीप, गोट, याक और दूसरे कुछ और एनिमल्स से, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इन ही एनिमल्स को क्यों यूज़ किया जाता है वूल ऑब्टेन करने के लिए? क्योंकि इन एनिमल्स के ऊपर बहुत ही क्लियर की हेयर होती है। हेयर मतलब फ्लीस, बहुत सारे बाल होते हैं और ये जो हेयर होते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको पता ही है जब बहुत ज़्यादा विंटर सीजन होता है तो हम लोग क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। ये वुलन क्लोथ्स हम लोगों को मिलता है वूल से, मतलब फ्लीस ऑफ द एनिमल से, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर जो भी एयर ट्रैप्ड है वो अंदर ही रहेगी और बाहर वाली बाहर रहती है, मतलब अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा सकती है, जिसकी वजह से बॉडी का जो हीट है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और बाहर की जो ठंड है वो अंदर हमको नहीं लग पाती है। अच्छा, अभी एक्टिविटी 3.1 में हमको देखना है कि हमारी बॉडी में भी हेयर होते हैं, चाहे वो आर्म्स की आप देख ले, चाहे नॉर्मल बॉडी का देख ले, हेड का देख ले। इन सब हेयर में थोड़ा डिफरेंस होता है। कुछ होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा कोर्स होते हैं। कोर्स मतलब बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, थिक होते हैं। अब आप देखिए, ये जो शीप होता है, शीप के ऊपर भी, शीप की बॉडी के ऊपर भी दो टाइप के हेयर होते हैं या दो टाइप के फाइबर्स हम लोग को मिल पाते हैं उससे। एक हो गया कोर्स बियर्ड हेयर की वजह से, मतलब जो कोर्स, ये दाढ़ी वाले जो प्लेसेस होते हैं उनसे जो हेयर मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा कोर्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। और स्किन के ऊपर मेनली जो चेस्ट एरिया होता है, यहाँ का जो स्किन होता है, यहाँ पर जो हेयर प्रेजेंट होता है वो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइन हेयर होते हैं ये बनाते हैं हम लोगों के लिए वूल, क्योंकि जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना ज़्यादा वो सॉफ्ट होगा और हम लोगों को जो चीज़ पहननी है दैट शुड बी सॉफ्ट इनफ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक टॉपिक है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब आपको पता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस हम लोगों ने थोड़ा सा तो पढ़ा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में क्या होगा? मेल एंड फीमेल को चूज़ करके रिप्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग है, मतलब हमको किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की वजह से किसी मेल या फीमेल को चूज़ करना होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेल या फीमेल शीप जो है
उनको हमें चूज़ करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। जिनके पास बहुत ज़्यादा फाइन हेयर होंगे उनको हम चूज़ करेंगे और उनके बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे, सो दैट जो उनमें जो ऑफस्प्रिंग होगा या जो भी उनका बेबी होगा उसके पास भी बहुत ज़्यादा फाइन हेयर होंगे। और इसी तरीके से सिलेक्टिव ब्रीडिंग को कंप्लीट करा जाता है, सो दैट हम लोग को फाइन हेयर का प्रोडक्शन हो पाए। ठीक है, अब हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि हम लोग को वूल देते हैं। बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स होते हैं और अलग अलग एनिमल की वजह से अलग अलग क्वालिटी का वूल भी मिलता है। ठीक है, तो सबसे कॉमन वूल जो हम लोग को मार्केट में मिलता है दैट इज़ शीप वूल। इसके बाद एक याक वूल होता है जो कि पाया जाता है तिब्बत और लद्दाख में। उसके बाद मोहेर होता है जो कि अंगोरा गोट से मिलता है, ये भी एक टाइप का वूल है। अब ये अंगोरा गोट्स कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब जहाँ पे भी हिली रीजन्स होते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद वूल हम लोगों को गोट के हेयर से भी मिलता है। अब जो कश्मीरी गोट होता है उसका जो अंडर फर है, अंडर फर मतलब वो जो स्किन वाला जो फर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए उनसे बहुत ही फाइन क्वालिटी के शॉल्स मिलते हैं। और ये जो शॉल बनते हैं इनको हम कहते हैं पश्मीना शॉल। ये इतना ज़्यादा पतला और इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि एक छोटी सी जो रिंग होती है हमारे हाथ में, उस रिंग के अंदर से अगर इस शॉल को मतलब पास किया जाए तो वो शॉल इस रिंग के थ्रू भी पास हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम कश्मीर जाते हैं, कुछ लाए ना लाए, वहाँ से शॉल ज़रूर ख़रीदते हैं क्योंकि ये पश्मीना शॉल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, इसके बाद कैमल की बॉडी के ऊपर भी जो हेयर होते हैं उसको भी यूज़ करके हम वूल बनाते हैं। अब यहाँ पे लामा और अल्पाका होता है जो कि साउथ अमेरिका का मेन एनिमल होगा जो कि हमको वूल देता है। अच्छा, एक्टिविटी 3.2 में तो आपको जितने भी ये एनिमल्स गिवन है इनकी पिक्चर्स लेके एक स्क्रैप बुक में बनाना है और उससे मिलने वाले वूल के नाम लिखने होंगे। राइट, चलिए अब हम देखते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, मतलब फाइबर से हम वूल कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात है, आपको पता है इसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था। अच्छा, इनमें जो प्रोसेसेस होते हैं सबसे पहले उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ एक सीरीज़ में। शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, कार्डिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग, ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं और ये इसी सीरीज़ में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस होता है शेयरिंग। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी एनिमल होता है उसके ऊपर बहुत सारा फर होता है, बहुत सारी फ्लीस होती है, इसको सबसे पहले रिमूव किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल इज़ नोन एज शेयरिंग। आपको लग रहा होगा कि ये जो शेयरिंग प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जैसे नॉर्मली हम अपने क्या कहते हैं हेड से बालों को रिमूव करते हैं। कोई छोटा बच्चा होता है उसको फर्स्ट टाइम मुंडन करवाते हैं तो उसको कोई पेन नहीं होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है ये। राइट, तो जिस तरीके से बार्बर्स हम लोग के बाल काटते हैं उन इन द सेम वे हमारे पास एक ऐसी मशीन्स होती है जिनको यूज़ करके शेयरिंग प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। अच्छा, शेयरिंग प्रोसेस करने का बेस्ट टाइम होता है हॉट सीज़न में। हॉट क्यों? क्योंकि ये जो हेयर होते हैं ये नेचुरल गर्मी देते हैं इन एनिमल्स को भी, सो दैट इन लोगों को ठंड ना लगे। इसीलिए अगर ठंड में हम लोग ये शेयरिंग प्रोसेस करेंगे तो इन एनिमल्स को भी ठंड लगेगी। इसीलिए गर्मियों के टाइम में इनकी ये शेयरिंग प्रोसेस की जाती है सो दैट इनको कोई ठंड की चिंता ना रहे। आफ्टर दिस शेयरिंग प्रोसेस इज़ डन, कुछ टाइम एनिमल्स के पास भी होता है, पूरा गर्मी का सीज़न होता है जिससे कि धीरे धीरे करके उनकी बॉडी के ऊपर दोबारा बाल आ जाते हैं और नेक्स्ट ठंड के लिए वो एकदम रेडी होते हैं जिससे उनको ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, शेयरिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्कोरिंग। ओके, अब इसमें हम लोग को क्या करना है, जो भी शेयर्ड स्किन है जो हमने हेयर ले लिया है ये इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीस होता है, बहुत ज़्यादा डर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। ठीक है, इसीलिए इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस होता है स्कोरिंग का, जिसमें इन सब फ्लीस को एक बड़े से टैंक के अंदर वॉश करने के लिए डाल दिया जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स इनको क्लीन कर दिया जाता है। स्कोरिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस इज़ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब अलग करना, सेपरेट करना। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अलग अलग एनिमल के ऊपर अलग अलग टाइप के फाइबर्स होते हैं। अलग फाइबर्स का मतलब होता है किसी का फाइबर बहुत ज़्यादा फाइन होता है, किसी का सॉफ्ट होता है, किसी का बहुत ज़्यादा कोर्स होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर इनको सेपरेट कर दिया जाता है।
ठीक है। तो ये जो हेयर होते हैं इनको फैक्ट्री में भेजा जाता है आफ्टर क्लीनिंग, सो दैट इनको ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर सेपरेट कर दिया जाए। इसके बाद हेयर के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स मतलब जैसे आप देखते हैं ना, ऊन के ऊपर हम जो स्वेटर पहनते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स हो जाते हैं, तो उसी टाइप के एनिमल्स के ऊपर जो हेयर होते हैं वो उलझ से जाते हैं, इस टाइप के छोटे छोटे बर्ड्स हो जाते हैं, तो इसको रिमूव कर दिया जाता है हेयर के ऊपर से। अब जब ये बर्ड्स यहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं, उसके बाद दोबारा एक बार स्कोरिंग का प्रोसेस होता है, क्योंकि बर्ड्स बहुत बार खुल जाते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी दोबारा हो जाती है, तो उन डर्ट और जर्म्स को दोबारा रिमूव करके अब जो हमारे पास फाइबर आया है इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने आगे के प्रोसेस के लिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कलर के यहाँ पे फ्लीस होते हैं। अब जब हमको एक पर्टिकुलर कलर का वूल बनाना होता है तो हमको सबको एक ही कलर देना होता है, तो अब होता है मेन प्रोसेस दैट इज़ डाइंग। ठीक है, तो अलग अलग कलर के वूल को या फाइबर्स को अब कलर किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर कलर में, चाहे वो ब्लैक हो, ब्राउन हो, वाइट हो, वॉट एवर कलर इट इज़, और दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डाइंग। अब आपको पता है नेचुरली जो फाइबर्स होते हैं कैसे इस टाइप के टेढ़े मेढ़े से होते हैं, मतलब थोड़ा सा हेयर जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है, तो इनको स्ट्रेट करवाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग एंड रोलिंग। ठीक है, इनको जब कॉम्ब करके पहले जी विद द हेल्प ऑफ कोम्ब इसको सीधा सीधा करेंगे, उसके बाद उसको रोल कर देंगे। एक बहुत ही हैवी सा रोलर होता है, उसकी हेल्प से इन फाइबर्स को रोल कर दिया जाता है जिससे ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट इनको स्पन किया जाता है, मतलब इनका यान बना दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस शो किए हुए हैं। शेयरिंग अ शीप, मतलब शीप के ऊपर से पूरा हेयर निकाल लिया है। बी वाले प्रोसेस में इसको स्कोरिंग इन टैंक्स, बड़े से टैंक में सब हेयर को या सब फ्लीस को डाल दिया है, सो दैट इनकी गंदगी जितनी भी होगी वो सब पानी में आ जाए, मतलब इनको क्लीन कर दिया जाता है। आफ्टर दैट ये स्कोरिंग किया जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ मशीन ऑल्सो इन सब हेयर प्रोडक्ट्स को क्लीन कर दिया जाता है। आफ्टर दैट रोलिंग इनटू यार्न, जब यहाँ से कलरिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, इसके बाद इसको रोलिंग करा जाता है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रोलर्स। एंड आफ्टर दैट द यार्न इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये प्रोसेस गिवन है, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग, डाइंग एंड रोलिंग। अब इसमें नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। आपको पता है अभी मैंने आपको बताया था जो फ्लीस होते हैं एनिमल्स के, उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग डर्ट्स, जर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियम एंथ्रेसिस। ठीक है, मैं इसका नाम यहाँ पे लिख देती हूँ। यह है बैक्टीरियम एंथ्रेसिस, जिसकी वजह से एंथ्रेक्स डिसीज़ होती है। ठीक है, एंथ्रेक्स है डिसीज़ का नाम और उसका ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है बैक्टीरियम एंथ्रेसिस। ये ब्लड का डिसीज़ होता है और इसको हम सॉटर्स डिसीज़ भी कहते हैं। ठीक है, अब ये डिसीज़ किसको होती है? मेनली उन लोगों को जो वूल की इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, जो कि सॉर्टिंग, शेयरिंग ये सारे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए बेस्ट ये होता है इस बीमारी से बचने के लिए कि लोग जितने भी वर्कर्स हैं वो सब अपने हाथों में ग्लव्स पहने, अपने फेस पर मास्क पहने, बहुत अच्छे से अपने आप को कवर्ड रखें, सो दैट ये बैक्टीरियम उनको इन्फेक्ट ना कर पाए। नाउ लेट्स सी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ इन डिटेल। व्हाट इज सिल्क? फर्स्ट, सिल्क एक नेचुरल एनिमल फाइबर है। एनिमल फाइबर क्योंकि इसको एनिमल से लिया जाता है। एक इंसेक्ट होता है दैट इज सिल्क वॉर्म, जो कि स्पिन करता है सिल्क फाइबर्स को, जिससे हम लोगों को सिल्क मिलता है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रियरिंग मतलब टेकिंग केयर ऑफ सिल्क वॉर्म, जिसमें सिल्क वॉर्म जब सिल्क को स्पिन करते हैं उसके बाद हम उनसे सिल्क को ऑब्टेन कर लेते हैं। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज सेरीकल्चर। देखिए कल्चर का वैसे अपना एग्जैक्ट मीनिंग होता है टू ग्रो। ठीक है, तो जब हम आर्टिफिशियली भी सिल्क वॉर्म्स को ग्रो करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेरीकल्चर। ठीक है, अगर आप देखें इस इमेज को तो ये एक इमेज है सिल्क वॉर्म का, वेयर एज सिल्क मोथ से हमें सिल्क मिलता है। अब आप सोचेंगे सिल्क वॉर्म और सिल्क मोथ अलग अलग कैसे है, तो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों एंटायरली डिफरेंट, मतलब इंसेक्ट एक ही है लेकिन ये अलग अलग स्टेजेस में सिल्क वॉर्म और सिल्क मोथ कहलाए जाते हैं। अब सिल्क भी दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल सिल्क और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सिल्क। अगर हम नेचुरल सिल्क की बात करें तो जो सिल्क मोथ से मिलता है, राइट, दैट इज़ नोन एज
नेचुरल सिल्क। और आर्टिफिशियल सिल्क की बात करें तो ये मैन मेड प्रोडक्ट होता है, जो कि एक्चुअली इसको कहना चाहिए हमें कि ये सेमी आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि ये वुड पल्प से लिया जाता है। आर्टिफिशियल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ NaOH केमिकल का भी यूज़ होता है। लेट्स सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क। सबसे पहले अगर हम टेक्सचर की बात करें तो सिल्क बहुत ही सॉफ्ट, बहुत स्मूथ होता है, बहुत लस्ट्रस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें शाइनिंग होती है। ठीक है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ, तो इसकी स्ट्रेंथ बोली जाती है कि जितना कि एक थ्रेड होगा स्टील का, उतना ही स्ट्रॉन्गनेस ये सिल्क का एक थ्रेड दिखाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। ओके। अगर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर की बात करें तो इसकी एब्जॉर्प्टिबिलिटी थोड़ी मीडियम होती है, ना कि बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, लेकिन हाँ इसको पहनना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर हम देखें कि सिल्क से क्या क्या बनता है, तो नॉर्मल सिल्क की साड़ियाँ तो होती ही है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। अगर आप साड़ी को छोड़ दें तो भी सिल्क के जो थ्रेड्स होते हैं उनको यूज़ करके एम्ब्रॉयडरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, सूट्स में कर सकते हैं, साड़ीज़ में कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारी सजाने की जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें होती हैं उनमें भी सिल्क के थ्रेड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इंसुलेटिंग नेचर, तो ये बहुत अच्छा इंसुलेटर का काम करता है, इसलिए इसको सर्दियों में विंटर सीजन में पहनना ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू समर सीज़न, क्योंकि आपको पता है जो इसके थ्रेड्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये एक फाइबर छोटा सा पीस हमने ले लिया, तो इनके जो थ्रेड्स होंगे उनके बीच में जो एयर स्पेसेस होंगे वो बहुत कम होंगे। एयर स्पेसेस बहुत कम होंगे, दैट इज़ वाई एयर का यहाँ से फ्लो होना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है, दैट इज़ वाई इसको विंटर में पहनना ज़्यादा अच्छा होता है। देन क्लीनलीनेस एंड वॉशेबिलिटी, वॉश करना इसको बहुत ही ईजी है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल स्मूथ होता है, इसलिए इसमें कोई भी रफनेस नहीं होती है, इसीलिए इस पर कोई डर्ट भी नहीं आता है। ठीक है। एक बार हम बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं कि सिल्क प्रोड्यूस कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पर है सिल्क मोथ। ये फीमेल सिल्क मोथ है जो कि बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करेंगे। अराउंड 350 to 400 एग्स ये एक बार में प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं मलबरी लीव्स पर, या जिस टाइप के लीफ पर इनको रहना होता है या इनको फीड करना होता है। एग्स का जब प्रोडक्शन होता है और वो जब हैच हो जाते हैं, तो आपको मैंने इससे पहले एक इमेज में दिखाया था सिल्क वॉर्म, राइट। तो ये लार्वा एक स्टेज होती है जिसमें अब जो ये इंसेक्ट है दिस इज़ नोन एज सिल्क वॉर्म, इसमें से थोड़ा थोड़ा ये जो सिल्क वॉर्म निकला है अब ये धीरे धीरे अपने अराउंड एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा इस टाइप का। ठीक है। आपको ये देख के लग रहा होगा जैसे ये एग टाइप का स्ट्रक्चर है, बट दिस इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एग। ये जो सिल्क वॉर्म है इसने अपना अराउंड ऐसे ऐसे 8 की शेप में स्पिन किया है सिल्क को, और अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर लिया है सिल्क के थ्रेड से, और ये कॉटनी मास जैसा हमको दिखाई पड़ता है। इस स्टेज को हम कहते हैं प्यूपा, और ये जो स्ट्रक्चर होता है जो कॉटन मास टाइप का हमको दिखाई दे रहा है दिस इज़ नोन एज कोकून। अब इसके बाद 2 स्टेजेस हो सकती है, या आप कह सकते हैं 2 अलग अलग पाथवेज हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है हम इस पूरे स्ट्रक्चर को लेके बॉइलिंग वाटर में ऐड कर दें। ठीक है। जब इसको बॉइलिंग वाटर में ऐड कर दिया जाता है तो यहाँ से जो इसके अंदर का इंसेक्ट है दैट इज़ सिल्क वॉर्म वो तो मर जाएगा, और ये जो थ्रेड्स हैं ये सब अलग हो जाएंगे। ठीक है। जब ये अलग हो जाते हैं तो वो पूरा का पूरा सिल्क का फाइबर लेके उसको एक रील बना ली जाती है, मतलब उसकी स्पिनिंग कर दी जाती है और एक रील में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। या तो ये वाला फर्स्ट पाथवे होगा, या सेकंड पाथवे होगा कि ये कॉटन मास में से, मतलब कोकून इस सिल्क के थ्रेड में से धीरे धीरे अपने आप ही बाहर निकलेगा, अपने आप अपनी टेल को पहले बाहर निकालेगा, उसके बाद धीरे धीरे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म उसमें से बाहर निकल जाएगा, और जब ये बाहर निकल जाएगा तो इट विल फॉर्म द सिल्क मोथ। तो अब 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो ये ज़िंदा रह जाएगा सिल्क मोथ की फॉर्म में, या ये मर जाएगा और ये हमको सिर्फ और सिर्फ सिल्क दे देगा। जब ये इंसेक्ट यहाँ से बाहर आ जाता है और सिल्क मोथ बन जाता है तो अब ये केपेबल है अगेन मेट करने के लिए और उसके बाद दोबारा एग्स प्रोड्यूस करने की। लेकिन अगर ये मर जाता है तो ऑब्वियसली अब ये मर ही गया है, तो अब दोबारा तो ये एग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर जो कि सेरिकल्चर करते हैं कि वो किस स्टेज में इस कोकून में से सिल्क को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है।
तो अब हम इसी प्रोसेस को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास अपनी टेक्स्ट बुक है, उसकी PDF से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। नाउ लेट्स सी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ इन डिटेल। बहुत शॉर्ट में अभी आप लोगों को मैंने बता दिया था कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस: एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। एग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ये सिल्क मोथ है, ठीक है, एक है मेल, एक है फीमेल। फीमेल का साइज़ हमेशा मेल से बड़ा होता है, राइट। अच्छा, इसके बाद ये जब एग प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस कहाँ पे करेंगे? ये मलबरी लीव्स के ऊपर, या और भी दूसरे बहुत सारे, जैसे अर्जुन लीव्स होते हैं, अर्जुन एक पेड़ का नाम होता है, और भी बहुत सारे लीव्स होते हैं। एंड द टाइप ऑफ लीव्स और द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है कि किस क्वालिटी का सिल्क ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये एग्स हैं मलबरी लीव्स के ऊपर, तो फर्स्ट स्टेज हमारी आ जाती है एग की, ठीक है। अब एग में से जब निकल के आ गया है सिल्क वॉर्म, ठीक है, जब हैच हो गया है एग, उसके बाद वहाँ से निकला है सिल्क वॉर्म। उस स्टेज को सिल्क वॉर्म भी कहते हैं और उसको कैटरपिलर भी कहते हैं, ओके। अब कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म अपने अराउंड एक प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा, और ये प्रोटीन जैसे जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है वैसे वैसे ये हार्ड हो जाता है, जिसको हम एक्चुअली कहते हैं कोकून। कोकून उस हार्ड वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है, उस कवरिंग को कहा जाता है, और इस स्टेज को कहा जाता है प्यूपा। इस चीज़ में डिफरेंस थोड़ा सा है, कोकून और प्यूपा में कभी कभी डिफरेंसेस भी आते हैं, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। हमने बहुत सारे टाइप के सिल्क अपने आसपास देखे हैं, इसमें कुछ कॉमन है, तसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क या भागलपुरी सिल्क। ये कुछ कुछ अलग टाइप के सिल्क होते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि वो जो सिल्क मोथ है वो किस टाइप के प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, कहाँ से अपना फूड ले रहे हैं, और वो सिल्क मोथ किस टाइप का है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ सिल्क। जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिल्क होता है दैट इज़ मलबरी सिल्क मोथ, ठीक है, जो कि मलबरी लीव्स के ऊपर अपने एग्स को प्रोड्यूस करता है। तो सेरीकल्चर इंडिया का बहुत पुराना एक ऑक्यूपेशन है। एंड ऑल्सो रिमेंबर, सिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो कंट्री है दैट इज़ चाइना, एंड आफ्टर चाइना इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो कि ह्यूज अमाउंट में सिल्क को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फ्रॉम कोकून टू सिल्क, हाउ द सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर वी गेट द कोकून। तो इसके लिए रियरिंग टेक्स प्लेस। रियरिंग द सिल्क वॉर्म्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, व्हेन वी टेक केयर, व्हेन वी ग्रो द सिल्क वॉर्म्स ऑन लार्ज स्केल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज सेरीकल्चर। और इसी में रियरिंग का मतलब होता है टेकिंग केयर, ठीक है। हम जो फीमेल सिल्क मोथ होते हैं, जब वो बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करते हैं, मैंने आपको बोला था 350 से 400 एग्स के अराउंड वो एक ही टाइम में प्रोड्यूस कर देते हैं। इन सब एग्स को लेके बहुत अच्छे से क्लीन करके इसको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद वो फार्मर्स जो सेरीकल्चर प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, उनको ये जो एग्स होते हैं ये हैंड ओवर कर दिया जाता है बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में। अब ये एग्स को लेके एक अच्छे से जो लीव्स होंगे, जिन भी लीव्स को उनको यूज़ करना है, चाहे वो मलबरी लीव्स हो या कोई दूसरी लीव्स हो, उनके ऊपर रख देते हैं एग्स को। आफ्टर फीडिंग ऑन दीज मलबरी लीव्स, ये लार्वा जिसको हम कैटरपिलर भी कहते हैं, ये अपना साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि ये डे एंड नाइट इन लीव्स को खाते रहते हैं। जब इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो दे रीच द स्टेज दैट इज़ नोन एज प्यूपा। तो इनको प्यूपा वाली स्टेज में जाने के लिए कम से कम 25 से 30 दिन का टाइम चाहिए होता है। इसके बाद दे स्टॉप ईटिंग एंड दे स्टार्ट स्पिनिंग द कोकून अराउंड देम। अब लीव्स के बीच में कुछ लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस अगर दे दिए जाते हैं तो ये कोकून क्या होते हैं, वहाँ पर अटैच्ड हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, ठीक है। अब जब कोकून मिल चुका है, इसमें से अब लास्ट काम है सिल्क मोथ को रिमूव करना और सिल्क को भी वहाँ से ऑब्टेन कर लेना, ठीक है। तो अब आता है प्रोसेसिंग सिल्क। अब ये जो कोकून है, इनको सबसे पहले सन में रखा जाता है, मतलब धूप के सामने रखा जाता है, या उसको बॉईल किया जाता है, या डायरेक्टली उबलते हुए पानी में उसको डाल दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें से जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो गर्म पानी में जाते साथ ही स्प्रेड आउट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को, जिसमें थ्रेड्स को हम निकाल रहे हैं फ्रॉम द कोकून, दिस इज़ नोन एज रीलिंग द सिल्क।
ठीक है। ये रीलिंग पर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। देखिए, अगर हम डायरेक्टली कोकून को पानी में डाल देते हैं और उसमें से सिल्क ऑप्टेन करते हैं, तो ये जो सिल्क के फाइबर्स होते हैं, जो थ्रेड्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, ठीक है, एंटेंगल्ड होते हैं। दैट इज़ वाई उनको सेपरेट करने के लिए और एक फाइन थ्रेड लेने के लिए हम मशीन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद जब एक लंबी सी, बहुत लंबी सी हमारे पास सिल्क की थ्रेड आ जाती है, उसको हम स्पिन करते हैं इनटू सिल्क थ्रेड्स, और उसके बाद उसकी वीविंग होती है बाय द वीवर्स, और इससे एक कुछ भी सिल्क का फैब्रिक बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिल्क का प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। जो भी क्वेश्चन होगी, जो भी आपकी क्वेरीज होगी, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।